Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Cautious Classes app and sign up. Link is given in the description box. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे Venn diagram problems with 3 sets. तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. तो यहां से हमको ये पता चलता है कि तीन सेट है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यहां पे मैंने तीन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन सर्कल ड्रॉ किया है इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसके अंदर ये तीन सर्कल है. ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को. तो ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम है जो हम हर 3 सेट वेन डायग्राम प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं. सो सेट्स को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर्स. मैथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद एम एंड 15 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथ्स. तो टोटल जो लोग मैथ्स कर रहे थे वो थे 15. 12 हैड टेकन फिजिक्स. फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ पी एंड ब्रैकेट में लिख देंगे 12 बिकॉज फिजिक्स के सेट में टोटल जितने लोग हैं वो 12 है. 12 स्टूडेंट्स टोटल ऐसे हैं जिन लोग फिजिक्स कर रहे थे एंड 15 स्टूडेंट्स टोटल ऐसे जो लोग मैथ्स कर रहे थे. उसके बाद 11 हैड टेकन केमिस्ट्री. सो यहां पे इस सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा सी और ब्रैकेट में लिखेंगे 11 to show that 11 students were doing chemistry. तो टोटल इस सर्कल में जितने लोग हैं उन लोगों का संख्या है 11. उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. 5 had taken maths and chemistry. 9 had taken maths and physics. 4 had taken physics and chemistry. 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken part 1 only chemistry, part 2 only maths, part 3 only physics, part 4 physics and chemistry but not maths, part 5 maths and physics but not chemistry, part 6 only one of the subjects, part 7 at least one of the 3 subjects, part 8 none of the subjects. ये पूरा क्वेश्चन है. हमने फर्स्ट पार्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर लिया है और उसे जो डेटा लेना था वो ले लिया है. उसके बाद का पार्ट जो है 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry. इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए अब हमको ये तीनों जो सर्कल है जो तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रीजन्स को मार्क करना पड़ेगा विद लेटर्स. सो द इजीएस्ट वे टू मार्क द रीजन्स एंड डू दिस प्रॉब्लम इज कि हम यहाँ पे अल्फाबेट से अलग अलग रीजन्स को मार्क करेंगे ये तीनों सर्कल्स का. ये वाला जो रीजन है इसको मार्क करेंगे विद एन ए. ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली दोज पीपल व्हिच आर डूइंग मैथ्स. उसके बाद इसको मार्क करेंगे एज बी. ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग फिजिक्स. इस रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ स्मॉल सी. ये रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग केमिस्ट्री, दैट इज ओनली केमिस्ट्री. ए रिप्रेजेंट्स ओनली मैथ्स, बी रिप्रेजेंट्स ओनली फिजिक्स, सी रिप्रेजेंट्स ओनली केमिस्ट्री. दैट मींस स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मैथ्स, स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ओनली फिजिक्स एंड स्मॉल सी रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ओनली केमिस्ट्री. उसके बाद हम आते हैं उन रीजन्स पे जिनमें की दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक ये रीजन है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है. इसको भी हम अल्फाबेटिकली इस तरह से नाम दे सकते हैं डी ई एफ. लास्टली जो एक रीजन है जिसमें तीनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो तीनों सर्कल्स का कॉमन रीजन है उसको हम नाम दे देंगे जी. इसके बाद हमको इक्वेशंस बनाना होगा यूजिंग द डेटा गिवन एंड दीस अल्फाबेट्स. तो यहां पे लिखा है 5 had taken maths and chemistry. मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स का सर्कल और केमिस्ट्री का सर्कल का कॉमन रीजन में ई और जी पढ़ रहा है. मैथ्स एंड केमिस्ट्री का मैथ्स एंड केमिस्ट्री दैट मींस कि हम वो रीजन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि वो स्टूडेंट्स चाहिए जो दोनों कर रहे हैं एक साथ. मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ कर रहे हैं तो वो ये रीजन होगा द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल ऑफ मैथ्स एंड द सर्कल ऑफ केमिस्ट्री. दैट मींस ई और जी दोनों एक साथ. तो यहां पे 5 had taken maths and chemistry, इसका इक्वेशन बनेगा E plus G. That means the entire intersection region of the math circle and the chemistry circle equal to 5. This is the first equation. उसके बाद लिखा है 9 had taken maths and physics. Maths and physics, maths किसका सर्कल और physics का सर्कल का कॉमन रीजन है D and G. ये मिला करके ये पूरा रीजन. So D plus G equal to 9. That is equation number 2. उसके बाद 4 had taken physics and chemistry. फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल्स का जो पूरा कॉमन रीजन है दैट इज F plus G. दिस पार्ट
सो इफ समवन इज डूइंग बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो वो इस रीजन में पड़ेगा, एंड देयर आर 4 स्टूडेंट्स जो ऐसा कर रहे हैं. सो G plus F और F plus G is equal to 4. That is the third equation. उसके बाद बोला है 3 had taken all the 3 subjects. All the 3 subjects that means तीनों सर्कल का कॉमन इंटरसेक्शन रीजन that is G. तो यहाँ पे G का वैल्यू 3 है जो डेटा दिया है उसके हिसाब से. Because G represents those students who are present in all the 3 circles, that means who are doing all the 3 subjects. यहां पे अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. Now putting G equal to 3 in these 3 equations, यहां पे हमको E, D और F का वैल्यू मिल जाएगा respectively. So let's do that. Putting G equal to 3 in equation 1, what do we get? E plus 3 equal to 5. So we have E equal to 5 minus 3, that is 2. Similarly हम लोग को G के जगह पे 3 पुट करने से D plus 3 equal to 9. That means D equal to 9 minus 3, D equal to 6 मिल जाएगा. And F plus G equal to 4. G के जगह पे 3 पुट करने से F plus 3 equal to 4. तो F equal to 4 minus 3, that is F equal to 1 मिल जाएगा. तो अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स के वैल्यूज है. G का वैल्यू हमारे पास पहले से था, F, E और D का वैल्यू भी हमारे पास है. इनको यूज करके एंड दूसरे और रिलेशंस को यूज करके हम A, B और C का वैल्यू भी निकालेंगे. Once we find all the values, मतलब ये सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज निकाल लेने के बाद we will be able to answer all these questions. Now let's look at this circle. मैथ्स का जो सर्कल है उसमें जो वैल्यूज है those are A, D, E and G. So अगर हमको ये निकालना हो कि what is the total number of people or total number of students who are doing maths, who are studying maths, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? A, D, E और G को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज तब हमको टोटल मैथ्स के सर्कल का वैल्यूज मिल जाएगा. दैट मींस टोटल वो नंबर मिल जाएगा जो स्टूडेंट्स मैथ्स कर रहे हैं. सो A plus D plus E plus G, दिस represents the total number of students who are studying maths. एंड वो नंबर हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है एज 15, पूरे सर्कल का ओवरऑल वैल्यू. सो A plus D plus E plus G equal to 15 हमको मिलेगा. इसमें हम D, E और G का वैल्यू को पुट करके A का वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड D, E और G का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी है. सो A प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 15. सो A इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 15 माइनस 11 4. ओके, सो A का वैल्यू निकल गया 4. उसके बाद B का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? B का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला जो फिजिक्स का जो सर्कल है इसको लेंगे. इसमें हम लोग के पास क्या क्या वेरिएबल्स है? B, D, F एंड G, राइट. एंड फिजिक्स जो सारे लोग कर रहे हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फिजिक्स ये है 12. ये हम लोग के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है. दैट मींस कि फिजिक्स का जो सर्कल है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है, जैसे कि B, D, F और G, ये चारों वेरिएबल्स का सम होना चाहिए 12, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स या these variables all together represent the total number of students who are studying physics. So B plus D plus F plus G equal to 12. This is another equation. यहां पे हम क्या करेंगे? अब यहां पे D, F और G का वैल्यू पुट करेंगे B का वैल्यू को निकालने के लिए. So D का वैल्यू 6, F का वैल्यू 1 और G का वैल्यू 3, that is equal to 12. तो फिर ये आ जाएगा B is equal to 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 12 minus 10 आ जाएगा 2. सिमिलरली जो सारे लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग केमिस्ट्री वो है 11. तो इसका मतलब C प्लस E प्लस F प्लस G, ये चारों वेरिएबल्स मिल करके रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री वाले सर्कल को. दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग केमिस्ट्री, राइट. सो C प्लस E प्लस F प्लस G विल बी इक्वल टू 11. C प्लस E प्लस F प्लस G विल बी इक्वल टू 11. अब इसमें हम क्या करेंगे? E, F और G का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको C का वैल्यू मिल जाएगा. सो C प्लस E के जगह पे हम लिखेंगे 2, F के जगह पे लिखेंगे 1 एंड G के जगह पे लिखेंगे 3 इक्वल टू 11. तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 11 माइनस 6, C का वैल्यू मिलेगा 5. So A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 5. तो सारे वेरिएबल्स का वैल्यू निकल गया है. A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 5, D इक्वल टू 6, उसके बाद E इक्वल टू 2, F इक्वल टू 1, G इक्वल टू 3, ये सब वैल्यूज निकल गया है. तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन पार्ट 1 ओनली केमिस्ट्री. ओनली केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री वाले सर्कल में सिर्फ वेरिएबल C का वैल्यू
because variable c represents this part which is only the circle of chemistry. तो इसलिए पार्ट 1 का आंसर होगा c का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5. पार्ट 2 ओनली मैथ्स. ओनली मैथ्स का मतलब है मैथ्स वाले सर्कल का a वाला वैल्यू, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग ओनली मैथ्स. सिर्फ मैथ्स जो लोग कर रहे हैं, दैट इज a का वैल्यू दैट इज 4. पार्ट 3 ओनली फिजिक्स. ओनली फिजिक्स का आंसर होगा बी दैट इज इक्वल टू 2. उसके बाद पार्ट 4. पार्ट 4 में जो क्वेश्चन है दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स. दैट मीन्स कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल्स का कॉमन रीजन हमको चाहिए, लेकिन मैथ्स हमको इंक्लूड नहीं करना है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल्स का कॉमन रीजन है एफ एंड जी, बट मैथ्स का सर्कल हमको एक्सक्लूड करना है, दैट मीन्स ओनली एफ. सो पार्ट 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स का आंसर होगा ओनली एफ दैट इज इक्वल टू 1. पार्ट 5 मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. अगेन इन द सेम वे मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब है कि मैथ्स और फिजिक्स के सर्कल्स का कॉमन रीजन हमको चाहिए, दैट मींस डी और जी ये दोनों हमको चाहिए. बट उसके बाद बोला है नॉट केमिस्ट्री, दैट मींस केमिस्ट्री को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. अगर मैथ्स और फिजिक्स को इंक्लूड करना है लेकिन केमिस्ट्री का सर्कल को पूरा एक्सक्लूड करना है तो सिर्फ डी बचेगा. सो डी इक्वल टू, डी का वैल्यू है 6, तो वो आंसर होगा. पार्ट 6 ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब है ओनली जो मैथ्स कर रहे हैं, या फिर जो ओनली फिजिक्स कर रहे हैं, या फिर जो लोग ओनली केमिस्ट्री कर रहे हैं. दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी. ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड ओनली मैथ्स, ये तीनों के वैल्यूज को हमको ऐड करना है. तब हमको मिलेगा कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग की ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स कर रहे हैं. सो ए बी और सी तीनों के वैल्यू को ऐड करके हमको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 5, सो 11. उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि तीनों सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट करना ही है. तीनों सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट करने का मतलब है कि हो सकता है ओनली मैथ्स कर रहा हो सकता है ओनली फिजिक्स कर रहा हो सकता है ओनली केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स, या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या मैथ्स एंड केमिस्ट्री, या फिर तीनों भी हो सकता है एक साथ कर रहा हो. दैट मींस कि ये सारे वेरिएबल्स का एडिशन करके हमको इसका आंसर मिलेगा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि कोई भी एक सब्जेक्ट भी हो सकता है कोई कर रहा हो, या 2 सब्जेक्ट, या तीनों सब्जेक्ट. दैट मींस ऑल द वेरिएबल्स नीड टू बी इंक्लूडेड. तो इसमें हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. इन सबको ऐड करेंगे. a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको ऑलरेडी मिला था 11 पिछले पार्ट में, तो 11 प्लस डी ई एफ जी, ये तीनों का वैल्यू को ऐड करते हैं तो 11 प्लस 6 17 प्लस 2 19 प्लस 1 20 प्लस 3 23. तो इसका आंसर होगा 23. पार्ट 8 नन ऑफ द सब्जेक्ट्स. नन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट मींस कि ये तीनों सब्जेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है. ये हम लोग को इजीली मिल सकता है. यूनिवर्सल सेट का जो फिगर है दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 25 माइनस लास्ट पार्ट में जो हम लोग को एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो नंबर मिला था दैट इज 23. बिकॉज ये तीनों सर्कल को मिला करके द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 23. दैट मींस जो स्टूडेंट्स ये तीनों सर्कल्स में मिला करके इंक्लूडेड है इन सम वे और द अदर. तो ये तीनों सर्कल्स के बाहर जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे वो वही होंगे जो इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं कर रहे. तो दैट मींस टोटल 25 स्टूडेंट्स माइनस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 3 सर्कल्स जो कि हमको पार्ट 7 में मिला था 23. सो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स का आंसर है 25 यूनिवर्सल सेट माइनस द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 सर्कल्स दैट इज 23. सो द आंसर इज 2. एंड ये 2 को एक्चुअली हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों सर्कल्स के बाहर यूनिवर्सल सेट में कहीं पे भी. So this is the way a typical question of 3 sets in Venn diagram should be solved. एक और क्वेश्चन करते हैं. So क्वेश्चन में लिखा है a factory inspector examined the defects in hardness, finishing and dimensions of an item. After examining 100 items, he gave the following report. All 3 defects 5. That means ऐसे items जिनमें तीनों defects एक साथ है
those items are 5 in number. Defect in hardness and finishing 10. तो ऐसे items जिन लोग में सिर्फ hardness और finishing के defects हैं, ऐसे 10 items हैं. ऐसे items जिनमें dimensions और finishing के सिर्फ defects हैं, 8 items इस तरह के हैं. Dimensions और hardness वाले defects के 20 items हैं. Finishing के defects जिन items में है, total number of those items is 30. Hardness के लिए 23 and dimensions के लिए corresponding value है 50. The inspector was fined. Why? ये हम लोग को यहाँ पे निकालना है. उसके लिए हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे जो पिछले समय में किया था हमने, that is to find the values of these variables. अब यहाँ पे तीन जो सेट है वो क्या है? हार्डनेस, फिनिशिंग एंड डायमेंशंस, the three kinds of defects. हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एन H, फिनिशिंग विद एन F, डायमेंशंस विद अ D. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बोला डिफेक्ट इन फिनिशिंग इज 30. दैट मींस 30 इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिनमें फिनिशिंग के डिफेक्ट्स है. हार्डनेस के लिए वो नंबर है 23. सो हार्डनेस का 23 है. उसके बाद डायमेंशंस के लिए 50 है. डायमेंशंस के लिए हम लोग के पास है 50. नाउ उसके ऊपर जो हम लोग को डेटा दिया है यहाँ पे, ऑल थ्री डिफेक्ट्स इज 5. दैट मींस G का वैल्यू 5 है. डिफेक्ट्स इन हार्डनेस एंड फिनिशिंग इज 10. हार्डनेस और फिनिशिंग के डिफेक्ट्स, दैट मींस हार्डनेस और फिनिशिंग के सर्कल्स का कॉमन रीजन, दैट इज D एंड G इंक्लूडेड टुगेदर. सो D प्लस G इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा है 10. G का वैल्यू इसमें पुट करके हमको D का वैल्यू मिल जाएगा 10 माइनस G, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. उसके बाद यहाँ पे बोला डिफेक्टिव डायमेंशंस एंड फिनिशिंग इज 8. डायमेंशंस और फिनिशिंग ये दोनों का अगर हम कॉमन रीजन देखेंगे तो उसमें F और G दोनों है. तो F प्लस G, डायमेंशंस एंड फिनिशिंग टुगेदर, F प्लस G दैट इज इक्वल टू 8. अगेन इससे हमको इसी तरह से सॉल्व करके F का वैल्यू मिल जाएगा. G का वैल्यू को यहाँ पुट करके, दैट इज G की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे. 8 माइनस 5 3. उसके बाद डिफेक्ट इन डायमेंशंस एंड हार्डनेस दिया हुआ है 20. डायमेंशंस और हार्डनेस का डिफेक्ट मिल करके 20 है. दैट इज E और G दोनों का कंबाइंड वैल्यू. सो E प्लस G इज इक्वल टू 20. तो हम लोग को इसमें भी G का वैल्यू को पुट करके E का वैल्यू मिल जाएगा. G का वैल्यू 5 है तो E का वैल्यू निकलेगा 15. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. तो A का वैल्यू पहले निकालेंगे. अब हम लोग के पास जो यहाँ पे इक्वेशन है A प्लस D प्लस E प्लस G दैट इज इक्वल टू 23. अगर हम हार्डनेस के सारे आइटम्स का देखें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिनमें हार्डनेस के डिफेक्ट्स है, दैट इज A प्लस D प्लस E प्लस G, दैट इज ऑल द वेरिएबल्स इन दिस सर्कल, दैट इज द सर्कल ऑफ हार्डनेस, एंड उसका टोटल वैल्यू होगा 23. सो A प्लस D प्लस E प्लस G इज इक्वल टू 23. इसमें अगर हम A का वैल्यू को निकालें D, E और G का वैल्यू को पुट करके, दैट इज D का वैल्यू 5, E का वैल्यू 15, G का वैल्यू 5. सो A प्लस D के जगह 5, E के जगह 15 एंड G के जगह भी 5, दैट इज इक्वल टू 23. सो वी हैव A इक्वल टू 15 plus 5 plus 5, that is 15 plus 10, that is 25. 23 minus 25, क्योंकि ये 25 को हम उधर ले जाएंगे तो 23 minus 25 ये आ जाएगा -2. Now the point is A is the number of items. A is representing the number of items which only have the defect of hardness. तो obviously A का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. इनफैक्ट ये जितने भी वेरिएबल्स है ये सब एक नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन जनरल. तो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. बट यहां पे हमको मिला A का वैल्यू नेगेटिव, दैट इज A इक्वल टू -2. दैट इज व्हाई हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दीस ऑब्जर्वेशंस, ये जो डेटा है, दिस हैड सम फॉल्ट इन इट. ये डेटा फॉल्टी था एंड इसका मतलब है कि जो इंस्पेक्शन हुआ था वो गलत हुआ था, एंड दैट इज व्हाई द इंस्पेक्टर वाज फाइंड.